रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनएन एलएसटीएम, हमने काफी सारी चीजें देखी कि हमारे पास आरएनएन कैसे काम करता है, हमारा एलएसटीएम कैसे काम कर रहा होता है। हमने ये भी देखा कि आपका वर्ड टू वेक यानी आपका वर्ड एम्बेडिंग किस तरीके से काम करती है, हम किस तरीके से बेसिकली वर्ड्स को टोकनाइज करते हैं, डिफरेंट टोकन्स जनरेट करते हैं, फिर डिफरेंट टोकन्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक किया जाता है। रिलेशनशिप कैसे चेक किया था हमने लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश की थी, जिसमें आपके पास सिमिलैरिटी था, कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या था कि हमारे पास हर सिंगल वर्ड का एक यू कैन से आप जब उसको कन्वर्ट करते हो इनटू वेक्टर तो एक डिफरेंट वेक्टर्स तैयार होते हैं। इन्हीं वेक्टर्स के दरमियान की सिमिलैरिटी फाइंड आउट की जाती है बाय बेसिकली चेकिंग दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, और वो उस एंगल को हम कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी आप कहते हो। ये सब चीजें आपको खुद से बनानी पड़ती हैं। वर्ड एम्बेडिंग आप खुद बनाओगे, आप चाहो तो आप यहाँ पर टोकनाइजेशन यानी आप डिफरेंट टोकन्स बना सकते हो, जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम, अगर मुझे टोकन में कन्वर्ट करना था तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, फंक्शन से आपको टेंसरफ्लो ही प्रोवाइड करता है टोकनाइजेशन का, आपको sklearn भी प्रोवाइड करता है टोकन्स में कन्वर्ट, जिसमें आपके पास वन हॉट इनकोडिंग था। डिफरेंट तरीकों से आप इसके अंदर टोकनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के डिफरेंट फंक्शंस तैयार करें या डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर काम करें जो बेसिकली टोकनाइजेशन भी कर रही हो, साथ में एम्बेडिंग भी परफॉर्म कर रही हो, उसके बाद हम उसमें से चेक करें सिमिलैरिटी वेदर देयर इज अ सिमिलर वर्ड्स और नॉट। इतना टाइम हमारे पास मार्केट में नहीं होता। मार्केट में आपके पास दूसरी भी बहुत सारे ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें से आपके पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं हगिंग फेस। हगिंग फेस इज अ ग्रेट यू कैन से एक कंपनी भी है अपनी जगह पे, और साथ में उन्होंने एक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स यानी एलएलएम मॉडल्स तैयार किए हुए जो आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ फैच करते हो और यूज कर सकते हो। डाउनलोड करो, यूज करो, डाउनलोड करो एंड यूज इट। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ड एम्बेडिंग, आपके पास बर्ड है, ठीक है, बर्ड आपको प्रोवाइडेड है। बर्ड क्या करता है, आपके उन्हीं वर्ड्स को एम्बेडेड करता है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए काम किया जाता है। आपके पास अगर आप क्वेश्चन आंसरिंग की बात करोगे तो आपके पास ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मर यानी एक मॉडल ऑलरेडी बना हुआ जिसको हम कहते हैं जीपीटी, यानी आपका चैट जीपीटी वालों का, ओपन एआई वालों का भी मॉडल हगिंग फेस सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास हजारों की तादाद के अंदर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हुए हैं, कहाँ पे, हगिंग फेस के ऊपर, जो आप उसमें से काफी सारे आप फ्रीली यूज कर सकते हो, कुछ के लिए आपको बेसिकली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जिसमें आपके पास इन्फेरेंस खरीदनी पड़ती है आपको, जीपीयू की इन्फेरेंस। अगर आपने इन्फेरेंस खरीद ली है तो आप इजीली उसको अपनी यू कैन से यूनिक की के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एसएच की के नाम से भी जानते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स, हाउ डज दिस ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। एक सिंपल सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, इसको ज्यादा हम इसको डीप में नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको डीप में पढ़ने बैठेंगे तो फिर हमारे पास काफी सारी चीजें रहती हैं ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मर्स में आप देख सकते हैं, दिस इज अ बेसिक यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर वेयर यू कैन सी वी हैव टू साइड्स, वन इज फॉर द इनकोडिंग एंड अदर इज बेसिकली अबाउट डिकोडिंग। रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास ट्रांसफार्मर आप अपना खुद का भी तैयार कर सकते हो, मतलब अपने आप डेटा के ऊपर आप अपना ट्रांसफार्मर रेडी करो जिसके ऊपर हम डिफरेंट तरीके से बेसिकली प्रेडिक्शंस और यू कैन से टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, ये सब चीजें बना सकते हैं। बट वी हैव सम प्री ट्रेन मॉडल्स जो पहले से ही डिफरेंट और बहुत बड़े डेटा सेट्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन हुए हुए, ठीक है, जैसे कि आपका जीपीटी, जैसे कि आपका बर्ड, ठीक है, बर्ड गूगल न्यूज़ के ऊपर हमारे पास एक कंप्लीट डेटा सेट अबाउट गूगल न्यूज़ जिसके अंदर हमारे पास जो आपकी डायमेंशंस होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 300 डायमेंशंस और 3 बिलियन वर्ड्स के ऊपर ट्रेन हुआ, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन हुआ। तो ये सेम प्री ट्रेन मॉडल्स अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो उस पर आपके लिए और भी ज्यादा यू कैन से काम हमारा स्पीड अप हो जाता है। ये जो आपके पास प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, जब आप प्री ट्रेन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होते हो तो एक चीज याद रखें, हमारे पास मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है, तो फिर वो आपके डेटा के ऊपर कैसे ट्रेन होगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है कि बेसिकली आप एक ऑलरेडी ट्रेन मॉडल
जो किसी डेटा के ऊपर ट्रेन है उसके पास एक नॉलेज अबाउट इट्स डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसी नॉलेज को यूटिलाइज करते हो टू कस्टमाइज दैट प्री ट्रेन मॉडल बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो कस्टमाइज हो जाता है यूजिंग द नॉलेज ऑफ प्री ट्रेन मॉडल इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ आवर ओन डेटा सेट या फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये सेम प्रोसेस हम रैग में भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रैग भी इसी तरीके से काम करता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, रैग के ऊपर हम नेक्स्ट वीक काम करेंगे कि रैग किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखें, रैग परफॉर्म करने के लिए आपको बेसिकली डिफरेंट कंपनीज का इन्फ्रेंस बाय करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास ओपन एआई की इन्फ्रेंस आपको बाय करनी पड़ेगी क्योंकि वही आपको रैग प्रोवाइड करता है। आप अपना बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, लेकिन अगेन इट टेक्स टाइम बिकॉज इन मार्केट वी डज नॉट हैव एनफ टाइम। तो इसी वजह से हम लोग ऑलरेडी ट्रेन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। This is how a transformer works. Here you can see the first step or first layer of our input. यानी this is our input here, और ये first layer जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है that is basically input embedding, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप किस तरीके से यहाँ पर वर्ड को वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो by utilizing different technologies like word to bag, like bag of words, like one hot encoding। ये different तरीकों से आप इसको basically embed कर सकते हो। After that we have another layer in which basically you can see that we have a forward feed and backward feed here, which basically converts the, you can say कि हमारे इस first input को basically convert किया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो you can easily understand कि ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर है जिस तरह आपका RNN काम करता है। रिपीटेड, देखो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। इसको बनाने में तो समझाने के लिए हमारे पास मैंने एक बड़ी अच्छी यू कैन से वेबसाइट ढूंढी थी जिसमें विजुअलाइजेशन के साथ इसने बेसिकली आपको बताया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने आपके पास इनपुट आता है, दिस इज योर डेटा, दिस इज योर विजुअलाइजेशन। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी इसके अंदर परफॉर्म की हुई हैं। ये एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसफॉर्मर बताएगा विथ रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से आपके पास डेटा ट्रांसफॉर्मर के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कि भाई हम ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी जिसका नाम है हगिंग फेस, और मेरा नेट हमारा स्लो चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दिस इज अ कंप्लीट यू कैन से इंटरफेस ऑफ हगिंग फेस वेबसाइट है ये हमारे पास, जहां पर ऑलरेडी सारे के सारे मॉडल्स और डिफरेंट यू कैन से ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएटेड हैं। आपको थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चीज याद रखें, जिस तरह आप लोग गिटहब पे काम करते हो, गिटहब पे हमारे पास डिफरेंट रिपोजिटरीज होती हैं। आप अलग अलग अपने खुद के प्रोजेक्ट बना के वहां पर डिप्लॉय भी कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो अपलोड इट फॉर द फर्दर यूज। कोई भी उसको इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज द गिटहब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। हगिंग फेस को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं गिटहब ऑफ AI, or you can say AI models. Even you can also create your own transformer model, or you can also create your own AI model and upload it on your Hugging Face वेबसाइट, जो आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टॉप पे डिफरेंट यू कैन से नेविगेशन बार आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, जिसमें हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। वी हैव डेटा सेट्स, वी हैव स्पेसेस, वी हैव कम्युनिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइसिंग हियर। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मॉडल्स के ऊपर। इन मॉडल्स हियर ऑन द लेफ्ट साइड यू सी कि हमारे पास एक अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जैसे कि आपके पास है मेन, टास्क, लाइब्रेरीज, लैंग्वेजेस, लाइसेंसेस। ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे टास्क के ऊपर। जब आप टास्क में आ जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टास्क आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यू कैन सिलेक्ट एनी टास्क एंड हियर यू विल सी ऑल द मॉडल्स व्हिच आर बेसिकली अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल, आई नीड टू कन्वर्ट इमेज टेक्स्ट टू इमेज। नहीं, थोड़ा सा हम इसको तो नॉर्मल सब देखते हैं ताकि इजीली हम समझ। इमेज टू टेक्स्ट की बात करते हैं। चलो, इमेज टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई आप इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, एज यू ऑलरेडी सी, गूगल ट्रांसलेटर हो या फिर गूगल लेंस आपने देखा होगा, उसके अंदर आप कोई भी इमेज लगाओ तो जितना भी टेक्स्ट होता है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, यानी इमेज टू
टेक्स्ट हैज बीन कन्वर्टेड। या फिर आपने देखा हो गूगल के ऊपर आपने इमेज टू पीडीएफ, इमेज टू वर्ड, इस तरह के आपके पास डिफरेंट ओसीआर और ये आपके पास मॉडल्स नजर आएंगे। दी ओल्ड अप्रोच वाज ओसीआर, ठीक है, पुरानी अप्रोच है ये ओसीआर। ओसीआर क्या करता है, किसी भी इमेज में से कोई भी टेक्स्ट हो उसको रीड करके उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल है जो आप मशीन लर्निंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल आता है जहन में, सर हमने डीप लर्निंग पढ़ी, हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखा, हमने सीएनएन मॉडल देखे, हमने आरएनएन देखा, हमने कहा आरएनएन मजा नहीं कर रहा, हमने एलएसटीएम की तरफ चल गए। ये सारे मॉडल्स क्या हम यूटिलाइज नहीं कर सकते? यू कैन आल्सो यूटिलाइज दोस मॉडल्स आल्सो, ठीक है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, इट हैज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है भाई? लिमिटेशन ऑफ डेटा। जितना बड़ा डेटा सेट बढ़ता जाएगा आपके पास, मशीन लर्निंग काम करना बंद कर देगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ग्रेट, बट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास मेमोरी नहीं होती, जो वो मेमोराइज नहीं कर सकता, कॉन्टेक्स्ट को, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को आपस में समझ नहीं सकता। कि भाई फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट हमारे पास डेटा है कि अभी आधे में आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट को वो मेमोराइज कर पाए, दैट इज नॉट अवेलेबल इन आवर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सीएनएन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन सीएनएन के अंदर क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के ऊपर काम करते हो। दैट मीन्स इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर आप काम कर रहे होगे। वेरी गुड। आरएनएन और एलएसटीएम में प्रॉब्लम क्या आती है? अगेन, जितना बड़ा सीक्वेंस होगा उतना ज्यादा आरएनएन काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के दरमियान जितना स्पेस आता रहेगा वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को भूल जाता है। एलएसटीएम, आरएनएन तो रीड ही नहीं करेगा, मेमोराइज नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट को देखता है। एलएसटीएम जितना बड़ा, हमने क्यों एलएसटीएम की तरफ गए थे? क्योंकि आरएनएन हमारे पास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। क्यों परफॉर्म नहीं कर? जितना आपके पास टेक्स्ट ज्यादा बड़ा होगा, आरएनएन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एलएसटीएम अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि उसके अंदर मेमोरी सेल भी था जो मेमोराइज कर रहा था कि प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट क्या है और अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास टेक्स्ट बढ़ता जाएगा वो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को भूलता जाएगा। अभी भी है, तभी तो अभी तो कहा है कि भाई एआई अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एआई अभी भी एडवांस हो रहा है। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मर्स पे बात करते हो तो हेयर वी बेसिकली हैज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डेटा एंड मेमोराइज द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट आल्सो, बट एट सम टाइम वो भी भूल जाता है। आप जीपीटी पे भी देखो, जीपीटी पे आप बेसिकली कोई एक पैराग्राफ उसको प्रोवाइड करो, कोई फाइल प्रोवाइड करो, एक हद तक वो उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा होगा। अगर वो पूरी की पूरी आपने बुक उसको प्रोवाइड कर दी, उसको समझ में नहीं आएगा कि पूरी की पूरी बुक में आकर के बेसिकली क्या वैल्यू, क्या किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, अब ट्रांसफॉर्मर इसी तरीके से काम कर रहा होता है। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इमेज टू टेक्स्ट की बात की है। अब दीज आर ऑल दी मॉडल्स दैट कुड बी यूटिलाइज्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो डेटा लैब वालों की तरफ से हमारे पास चंद्रा एक मॉडल है फॉर इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ओ लामा वालों का बेसिकली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, पर ये भी किसी एलन एआई वालों ने बनाया है। ये एनवीडिया के आपके पास क्या लिखा हुआ है इधर, नीमोट्रॉन ओसीआर वर्जन 1 आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वालों के का भी आपके पास ओसीआर बेस हैंड रिटन और ओसीआर लार्ज प्रिंटेड, ये सब चीजें आपके पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। आप ये डिफरेंट मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वालों के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है जी। वॉइस का टेक्स्ट का भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, आप देख सकते हो ऑडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट। Now these are all the models which are basically been utilized for audio to text. हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो वो जो आप बात कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है, ठीक है। एपीआई तो आपको ये अवेलेबल मिल रही है, आप इन डिफरेंट मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। आप क्या करो, ऑडियो आपने गेट की, एक्सट्रैक्ट की, वही ऑडियो आपने इसको प्रोवाइड की, इसने आपको उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखा देना है। अब ये चीज आप डिप्लॉय कर दो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो डिप्लॉयमेंट इज इजी। रियल टाइम में भी कर सकते हो, उसमें मसला नहीं है।
कंप्लीट ऑडियो की बात नहीं है। देखो रियल टाइम में अगर आपने काम करना है आपको फास्ट एपीआई बनानी पड़ेगी, एपीआई के साथ काम करना पड़ेगा। एपीआई में क्या होगा, एपीआई कॉल हो रही है, आप यहां से देखो जब आप ऑडियो कैच करते हो, ऑडियो की भी फाइल, जिस तरह आपके पास वीडियो होती है, वीडियो क्या होता है फ्रेम पर सेकंड, 1 फ्रेम पर सेकंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है, वहां पर भी आप एक काम कर सकते हो कि भाई एक लिमिट, अगर आप देखो यूट्यूब के ऊपर भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का ऑडियो टू टेक्स्ट में। अगर आप कैप्शंस देखो यूट्यूब के ऊपर भी एग्जैक्ट टाइम, थोड़ा सा फर्क नजर आएगा आपको। अब इस फर्क को आप और ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो बाय अप्लाइंग जीपीयू इन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि सीपीयू बेसिकली जब आप काम करते हो सीपीयू के ऊपर, तो सीपीयू में हमारे पास आप एक सिंगल टेक्स्ट आपने अभी प्रोवाइड किया, उसने उसको कन्वर्ट कर देना या वट एवर द मॉडल यू आर यूजिंग। बट जब आपके पास मल्टीपल यू कैन से डेटा आ रहा होता है, मल्टीपल कलेक्शन का डेटा आ रहा होता है, उस वक्त आपको जीपीयू का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इन्फ्रेंस बहुत ज्यादा होती है सीपीयू की। जितनी आपकी इन्फ्रेंस कम, उतना मॉडल आपका फास्ट काम करेगा। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़कर आते हैं। तो यहाँ पे आप फोकस करें आप लोग। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया, वी हैव डिफरेंट यू कैन से मॉडल्स अवेलेबल ऑन हगिंग फेस। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से टास्क सिलेक्ट करें, उस टास्क से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स आपके पास होंगे, ये सारे के सारे मॉडल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमेंट एनालिसिस भी होगा, तो मैं जरा सेंटीमेंट की तरफ आ जाता हूँ। लेट्स सी, सेंटीमेंट एनालिसिस, समराइजेशन भी है हमारे पास। इमेज सेगमेंटेशन है, वो सेंटीमेंट नहीं है, वो सेगमेंटेशन अलग चीज होती है। लेट मी शो यू। नाउ here you can see हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सेंटीमेंट एनालिसिस के मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास डिजिटल बर्ड सेंटीमेंट एनालाइजर भी है, आपके पास सिंपल सेंटीमेंट एनालिसिस का भी है, आपके पास यहाँ पर मैनोरामा वालों का भी सेंटीमेंट एनालिसिस है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सेंटीमेंट एनालिसिस के मॉडल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जिसमें से अगर आप बर्ड यूज करते हो तो बर्ड भी बड़ा अच्छा है आपके पास, जिसमें आपके पास डिजिटल बर्ड है। ये थोड़ा सा यू कैन से क्या कहते हैं इसको, हम लाइट वेटेड सेंटीमेंट एनालाइजर है, जो आप डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करना चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। वाइल वर्किंग विद ट्रांसफार्मर्स, हमारे पास एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन फंक्शन। थोड़ा सा मैं पाइपलाइन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पाइपलाइन किस तरीके से काम करता है। जिस तरह आपने देखा कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या था, वर्ड एम्बेड, यानी आपका एम्बेडिंग्स थे, यानी आपके इनपुट को एम्बेड किया जा रहा था, और यू कैन से योर वर्ड वाज कन्वर्टेड इनटू, यानी टेक्स्ट वाज कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स। फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट लेयर्स आपके पास आ रही थी, जिसमें आपके पास प्री प्रोसेसिंग आती है एंड पोस्ट प्रोसेसिंग आती है। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके, कुछ तरीके यू कैन से पाइपलाइन है जो बेसिकली ये चीजें स्टोर करती है। मैं जरा पाइपलाइन का एक कंप्लीट यू कैन से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये किस तरह काम करती है पाइपलाइन, ये पाइपलाइन फंक्शन किस तरह काम कर रहा होता है। सबसे पहले पाइपलाइन के अंदर हमारे पास प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद आपके पास आता है मॉडल, एंड आफ्टर दैट वी हैव पोस्ट प्रोसेसिंग। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ पाइपलाइन फंक्शन। ये सेम पार्ट आपका साइकिल आप हर जगह इस्तेमाल करते हो। आप मशीन लर्निंग के टाइम पे भी इसी तरीके से अप्लाई करते थे। भाई आपने फॉर एग्जांपल प्री प्रोसेसिंग की, प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपने मॉडल ट्रेन किया, मॉडल के ट्रेन करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आया उसको आपने दोबारा से पोस्ट प्रोसेसिंग की। अब मॉडल को पोस्ट प्रोसेसिंग, जो आउटपुट है उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करने की जरूरत क्या है, बहुत सिंपल सी बात, नॉट इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इज समथिंग एल्स। ठीक है,
पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड्स को एम्बेड कर दिया, आपने वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई की, आपने यू कैन से लेबल इनकोडर अप्लाई किया था, आपने यहाँ पर यू कैन से बैग ऑफ वर्ड्स इनकोडर अप्लाई किया। ये जितने भी इनकोडिंग्स आपने अप्लाई की, इसका मतलब क्या था, वर्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स, यानी नंबर्स में कन्वर्ट हुए थे। इन्हीं नंबर्स को वापस भी तो लाना है हमें टेक्स्ट के अंदर। इसी को हम कहते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ योर मॉडल, रिजल्ट्स ऑफ योर मॉडल। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर notebook file, remember one thing, while working with why industry uses pre-trained models यानी ट्रांसफॉर्मर्स। प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री क्यों यूज किया जाता है, here you can see for example if you are working with traditional ML approach, यानी आप जो नॉर्मल मशीन लर्निंग के अप्रोचेस अप्लाई करते हो तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है हमें। उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग में क्या था कि आपने फीचर्स को कन्वर्ट किया, लेवल एनकोडिंग अप्लाई किया, आपने ये सब चीजें आपने अप्लाई करने के बाद उन फीचर्स को एक यूनिट के ऊपर लेकर आए, जिसमें आपने यू कैन से स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया, आपने यू कैन से मिन मैक्स स्केलर अप्लाई किया, डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग फंक्शंस आपने इसके ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं। उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन करते हो, मॉडल ट्रेन कर रहे हो, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, आप परफॉर्म करते हो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसीलिए मैं हर मॉडल के बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपसे परफॉर्म करवा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, पैरामीटर चेंज, जिस पैरामीटर्स के ऊपर मॉडल आपके पास बेहतरीन काम कर रहा है, दैट पैरामीटर इज बेस्ट फॉर सूटेड फॉर योर डेटा सेट। वेरी गुड, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपने अप्लाई की। अब ये तो हो गया, डेटा इंक्रीज हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, डेटा बढ़ा तो आप मशीन लर्निंग में दोबारा से उसको ट्रेन करोगे, फिर दोबारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे। जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज हो रहा है, आप इसको बार बार कर रहे हो, जैसे जैसे आपका डेटा एक ऐसी लिमिट तक आ गई जहां पर मशीन लर्निंग काम नहीं कर रहा, तो फिर आप चले गए डीप लर्निंग अप्रोच की तरफ। लेकिन अगेन व्हाट वर वी डूइंग, वी वर बेसिकली रीट्रेनिंग आवर मॉडल अगेन एंड अगेन व्हेनेवर इट कम्स टू आवर डेटा। जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है, आप दोबारा से ट्रेन कर रहे हो, दोबारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर रहे हो। इन सब चीजों का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता व्हाइल वर्किंग विथ और यू कैन से इन द मार्केट। जब आप मार्केट में आते हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि डेटा इंक्रीज हो रहा है फिर दोबारा ट्रेन करो, क्योंकि ट्रेनिंग टेक्स टाइम। आपने देखा हमारे पास जब हमने सीन पे काम किया था, हाउ मच टाइम वाज इट टेकिंग। अगर आप अभी जो आप लोगों ने बनाया है अपने अपने मॉडल्स, आपने सीएन के ऊपर बनाया था, अभी जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, उसमें भी आपने देखा होगा कि इट वाज टेकिंग द टाइम, अगर बनाया है तो। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इट टेक्स टाइम, तो इसलिए अगर हम बार बार ट्रेन करते रहेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेटा जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। तो इस चीज के लिए हमने हल निकाला कि हमारे पास ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, जो ऑटोमेटिकली इसको यूटिलाइज करो, आप डायरेक्टली यूज करो, आप इसको यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड इंडस्ट्री अप्रोच, चूज प्री-ट्रेन्ड मॉडल। सबसे पहले आपने करना क्या, किस तरीके से आपके इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि यू नीड टू चूज विच प्री-ट्रेन्ड मॉडल यू आर बेसिकली गोइंग टू यूज। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू अप्लाई सेंटीमेंट एनालिसिस, आप सेंटीमेंट एनालिसिस के डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट करें, जो आपको लगता है सबसे बेहतरीन मॉडल आप वो यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास बर्ट है, बर्ट बहुत अच्छा मॉडल परफॉर्म करता है, काम कर रहा होता है, तो आप बर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर आप देख रहे हो कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो इतना ज्यादा हैवी मॉडल सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप डिस्टिल बर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप ओपन एआई का जीपीटी यूज करते हो तो आपके पास डिस्टिल जीपीटी भी आपके पास एक मॉडल है जो आप यूज कर सकते हो फॉर लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी, अगर जिसको आप कहते हो कि लाइट वेटेड जीपीटी 2, वो भी अप्लाई किया जा सकता है। तो डिफरेंट मॉडल्स है, सबसे पहले आपने प्री-ट्रेन्ड मॉडल चूज करना होता है, कौन सा प्री-ट्रेन्ड मॉडल आपने यूज करना है। थाउजेंड्स ऑफ प्री-ट्रेन्ड मॉडल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन Hugging Face, इसमें से आपने सिर्फ चूज करना है। Once it is chosen, load using pipeline. What we are basically going to download, or you can say what we are basically going to load, that is the model जो आपने चूज किया है for your particular purpose. स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपने मॉडल चूज किया उसको पहले आपने लोड करवाना होता है बाय यूजिंग पाइपलाइन फंक्शन। दिस पाइपलाइन फंक्शन कम्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी नेम्ड एज ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम एक और लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी।
ये ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी इज बेसिकली बिल्ड बाय हगिंग फेस टेक्नोलॉजीज, तो उसकी उसी से ही रिलेटेड है। तो जितने भी आपके पास हगिंग फेस के मॉडल्स है आप इसी ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से गेट कर सकते हैं। ठीक है, ओलामा भी यहाँ से आ सकता है, ओलामा के मॉडल्स भी अवेलेबल है हगिंग फेस के ऊपर, डाउनलोड करने पड़ते हैं। कहाँ से? देखो ओलामा से भी मॉडल डाउनलोड किया जा सकता है, हगिंग फेस भी आपको डाउनलोड करने के लिए देता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको अलग से डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इनबिल्ट करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड का, आप इसमें से डिफरेंट मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू द, तो आपके पास फ्री वाला है, मैं जरा आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेटा लामा का इमेज जनरेशन का मॉडल है, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड योर मॉडल बट वी कैन यूज इट बाय आवर हगिंग फेस ऑल्सो। तो अगर आपको हगिंग फेस से यूज करना है वहां से भी यूज किया जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ओलामा के जो आपके पास कंप्लीट मॉडल है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम समटाइम्स। ठीक है, तो उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट से अगले वीक में हम इसके ऊपर भी काम करेंगे ओलामा के ऊपर, तो वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इधर वापस आ जाते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। So we have a single, you can say, function named as pipeline disk that basically downloads all the pre-processing model and post-processing models once, एक साथ डाउनलोड करता है। ठीक है, आगे आते हैं। हगिंग फेस इकोसिस्टम हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा होता है? हगिंग फेस इज द गिटहब ऑफ एआई मॉडल्स। What it provides? Pre-trained transformer models, ready-to-use pipelines, tokenizers, model hub. Industry insight के company do not train models from scratch. They reuse and deploy the models which are basically already pre-trained, जो पहले से ही train हुए। This is हमें दो चीजें यहाँ पर चाहिए होंगी। नंबर वन थिंग इज ट्रांसफॉर्मर एंड अनदर थिंग इज बेसिकली द टॉर्च। टॉर्च कम्स फ्रॉम दी पायटॉर्च। पायटॉर्च का मतलब यानी फेसबुक वालों की तरफ से ये आपके पास एक लाइब्रेरी जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, पायटॉर्च मैं क्यों यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि जीपीयू इन्फेरेंस किस तरीके से काम करती है, कि अगर आपके पास जीपीयू अवेलेबल है तो आप जीपीयू किस तरीके से यूज कर सकते हो, अगर आपके पास जीपीयू अवेलेबल नहीं है तो आप सीपीयू किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दो लाइब्रेरीज आप लोग इंस्टॉल कर लें अपने कोलैब के ऊपर। नॉर्मली तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इंस्टॉल इट। कोशिश किया करें जब आप कोलैब के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, आपका तरीका वही होता है लेकिन इस पिप से पहले आपने एक्सक्लेमेशन साइन लगानी है लाजमी, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये पिप को एज अ पाइथन का यू कैन से क्या कहते हैं कमांड ले रहा होता है, नॉट दी टर्मिनल कमांड। तो ये क्योंकि हमारे पास टर्मिनल कमांड है तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइन लगानी पड़ेगी। तो एक दफा इसको इंस्टॉल कर लें। आई होप आप लोगों के पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है? हाँ, नॉर्मली तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी। Once you have installed it, remember one thing, why we are basically going towards transformers, not for traditional। यार इधर सुनो, उसको छोड़ दो, वो खुद ही कर लेगा, उसको भी तो कुछ सीखने दो ना, करेगा। तुम अपना कर लिया, वेरी गुड। इंस्टॉल हो रहा है? मेरे ख्याल से हो चुका, हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज याद रखें, अगर आप कोलैब पे काम कर रहे हो सिंपली गो ऑन रन टाइम और यहां से जरा चेंज रन टाइम टाइप को जीपीयू की तरफ लेकर आ जाओ। टेस्ला 4 जीपीयू आपको यहाँ पर नजर आएगा, T4 जीपीयू के साथ, ये टेस्ला वालों का, इसको आप ऑन कर दो एक दफा रन टाइम टाइप के अंदर। सिस्टम का जीपीयू आप देखना ना, तो ट्राई करके देखना ना सिस्टम पे करना है तो फिर तुम्हें ट्रांसफॉर्मर ये सब चीजें उस पर करनी पड़ेंगी, जुपिटर पे करनी पड़ेंगी। अगर है तो वो चेक कैसे करते हैं वो देखते हैं। समझ हो गया सबका इंस्टॉल?
बस ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। Remember one thing, for example, we have some features here. Number one is feature X, engineering, context understanding, accuracy and deployment. हमारे पास अगर आप ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अप्लाई करते हो तो अगेन आपको पता है फीचर इंजीनियरिंग आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, वही लेवल एनकोडर, वही आपका वन हॉट एनकोडिंग, वही आपका स्टैंडर्ड यू कैन से स्केलर, वही आपका मिन मैक्स स्केलर, ये सब चीजें आपने खुद से मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है मशीन लर्निंग के अंदर। लेकिन जब आप बात करें ट्रांसफॉर्मर्स को, आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, you just need to provide the context or your data, वो उसको ऑलरेडी खुद ब खुद उसको यू कैन से इनकोड भी कर देगा और फीचर इंजीनियरिंग भी अप्लाई करेगा। कमांड सिंपल है, ट्रांसफॉर्मर्स से ट्रांसफॉर्मर है, स्पेस टॉर्च, टॉर्च ये अलग है। तुम एक काम करो, टॉर्च हटाओ, पहले सिर्फ ट्रांसफॉर्मर करो, उसके बाद अलग से टॉर्च करो। Now when we are talking about context, यार यहाँ पर सुनो, when we are talking about context understanding, as we already know, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आता। तो जो आपका नॉर्मल मशीन लर्निंग का अप्रोच है उसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट तो क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर नहीं सकता तो उसमें आपके पास बहुत वीक कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन जब आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स पे काम करते हैं जो प्री ट्रेंड है तो वो पहले ही इतने सारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं कि आपका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा होता है। When we have accuracy, ट्रेडिशनल एमएल की एक्यूरेसी आपको पता है, आप 80%, 90% जहां भी मर्जी आप लेके जा सकते हो। बट अगेन इट हैज अ लिमिटेशन, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आपके पास गलत भी प्रेडिक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मर्स की बात करोगे तो अगेन वी हैव हाई एक्यूरेसी हियर, आपके पास एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा बन जाता है। डिप्लॉयमेंट, मशीन लर्निंग की ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अप्रोच को डिप्लॉय करना इज लिटिल बिट यू कैन से स्लो। क्यों? क्योंकि आपको अगेन मैनुअली ट्रेन करना पड़ेगा, आपने उसको यू कैन से पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एपीआई, फिर यही एपीआई आपने डिफरेंट यू कैन से सर्वर के ऊपर लॉन्च करनी पड़ेंगी, फिर जाके आप उसको कनेक्ट करोगे। तो अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ problems here to basically utilize your traditional machine learning model. When we are talking about transformers, ये तो already ही deployed ही आपके पास you can say clouds के ऊपर है, different inferences के ऊपर basically deployed है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको use करना है, that's it। कोई आपको अलग से API जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉडल के लिए, मॉडल की API ऑलरेडी जनरेटेड है, you just need to call it and use it, call it and use it, that's it। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हगिंग फेस पाइपलाइंस फंक्शन, ये जो आपका हगिंग फेस का पाइपलाइन फंक्शन है ये किस तरीके से काम करता है? इट कंबाइंस टोकनाइजेशन, मॉडल इन्फेरेंस एंड आउटपुट प्रोसेसिंग। रिमेंबर वन थिंग, इन जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, ठीक है, वन लाइन ऑफ कोड कैसे, अभी नीचे देखते हैं हम। सबसे पहली चीज टोकनाइजेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट क्लास के अंदर, टोकनाइजेशन क्यों जरूरी है और कैसे होती है। आप अगर सेंटेंसेस यानी पैराग्राफ्स को टोकनाइज करते हो तो एवरी सिंगल सेंटेंस का बेसिकली इज बीन चेंज इनटू टोकन्स। अगर आप सेंटेंसेस को टोकनाइज करते हो तो एवरी सिंगल वर्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टोकन्स और उन सबको एक ना एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी इंडेक्स नंबर को हम फिर आगे काम करते हैं एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये सब चीजें आपके पास ऑटोमेटिक हो रही है, आपको खुद से करने की कुछ जरूरत नहीं। देखो वो तो हो गया एम्बेडिंग, लेकिन आपने 1 2 3 4 5 सबको टोकन दिए हुए ना नंबर, फिर एवरी उस एक टोकन को फिर आपने अलग से यू कैन से मतलब इंडेक्सेस तो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी, फिर आप उसको एम्बेडिंग करते हो, यानी आपका वन हॉट हो गया, ये जो 1000 आप बता रहे हो ये वन हॉट एनकोडिंग हो गई। अगर आप बैग ऑफ वर्ड्स देखोगे तो फिर उसमें अंदर क्या होता है कि सिर्फ उसी वर्ड के हिसाब से देखा जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल बात कर रहे हो वर्ड टू वैक, तो पहले से ही अगर आपके पास प्री ट्रेन मॉडल है बर्ड के अंदर मिलियंस पड़े हुए, उसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगेन मैनुअल था, यहां पर आपके पास ऑलरेडी खुद ब खुद टोकनाइजेशन परफॉर्म करेगा, खुद ही कन्वर्ट कर देगा इनटू टोकन्स। देन मॉडल इन्फेरेंस, मॉडल इन्फेरेंस का बेसिकली क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कौन सा मॉडल आपने यूज करना है, डायरेक्टली उस मॉडल को आप इन्फेरेंस के जरिए कॉल करवा सकते हो। कुछ मॉडल्स हगिंग फेस की
यू कैन से डायरेक्ट इन्फ्रेंस से भी आते हैं। अगर डायरेक्ट इन्फ्रेंस से आ रहे हैं तो बेसिकली आपके पास आपको अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ होते हैं जैसे कि ओपन एआई की इन्फ्रेंसेस के ऊपर आप डिप्लॉय हुए हैं, तो उसके लिए आपको बेसिकली अपनी कीज वगैरह कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो अगेन कहने का मतलब डायरेक्टली आप मॉडल कॉल कर रहे हो और कुछ भी नहीं। आउटपुट प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जहां इनपुट के लिए उसने उसे टोकनाइज किया, वहीं पर उन्हीं टोकन्स को वापस कन्वर्ट करके दे दिया आपको इनटू सेम फॉर्मेट, यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, और व्हाट एवर द फॉर्मेट इज, उसमें वापस से प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज करना है, व्हाट यू थिंक, कोई भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल हो या फिर मशीन लर्निंग का मॉडल हो, इमेज जब जनरेट होगी वो किस फॉर्म में होगी? मैट्रिसेस के फॉर्म में। इसी मैट्रिसेस को हमें वापस से भी तो इमेज में बनाना होता है ताकि हम लोग तो देख सके इमेजेस को। तो ये जो जो आपका आउटपुट प्रोसेसिंग है, ये सब कुछ खुद ब खुद होगा, हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लेट्स सी, let's start how basically we are going to perform different models from transformer। सबसे पहले आपने कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, जैसे कि आपके पास है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट पाइपलाइन, क्योंकि हम पाइपलाइन फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, पाइपलाइन क्लास यूज करना चाह रहे हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका आगे पेज की लाइब्रेरी जो आप यूज करते हैं। We are basically using torch. Why we are basically using torch here? Because I need to know कि हमारे पास GPU inference available है या नहीं है, तो उन चीजों के लिए हम torch का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट में आपको भी नजर आ जाएगा किस तरीके से हम करते हैं। एक और चीज है which is basically टाइम। ये बेसिकली मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे CPU अगर मैं यूज करता हूँ तो CPU बेस्ड काम के ऊपर मुझे कितना टाइम लगता है, और अगर मैं जीपीयू इस्तेमाल करता हूं तो मुझे कितना टाइम लगता है, मुझे दोनों को कंपेयर करना है। तो फॉर दैट आई एम इंस्टॉलिंग टाइम हियर। तो टाइम बेसिकली क्या करता है, करंट टाइम आपको निकाल के दे देगा, या फिर टाइम से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम था एक हमारे पास, तो आप चाहो डेट एंड टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको यूज करना है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए था, इसलिए मैंने टाइम वाली लाइब्रेरी यूज की है। इफ यू नीड टू यूज डेट एंड टाइम तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब तो यू, कोई जरूरी नहीं है कि आप टाइम इस्तेमाल करो, बट ये दो चीजें आपको लाजमी करनी है। नाउ इफ आई नीड टू चेक बिफोर रनिंग इन्फेरेंस, इंडस्ट्री सिस्टम्स ऑलवेज चेक जीपीयू अवेलेबिलिटी। ठीक है, किस तरीके से चेक किया जा सकता है? वी हैव टॉर्च का हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है क्यूडा डॉट इज अवेलेबल, यानी आपका जीपीयू अगर अवेलेबल होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू चेक फ्रॉम द टॉर्च, यानी टॉर्च डॉट क्यूडा इज अवेलेबल, तो वो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि जीपीयू अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अगर मुझे देखना है कि कितने जीपीयूज मेरे पास अवेलेबल है, बिकॉज सम इन्फरेंसेस हैज, यानी कुछ कंपनी ऐसी होती है इसके पास मल्टीपल जीपीयूज भी अवेलेबल होते हैं, ताकि जितने ज्यादा जीपीयूज उतना ज्यादा आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का यू कैन से आप यूज कर सकते हो उसको। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए आपका जो टाइम कंज्यूमिंग होता है जब आप ट्रेन कर रहे हो मॉडल को या फिर आप यूज कर रहे हो, तो इन सब चीजों को वो ऑलरेडी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आप मल्टीपल जीपीयूज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो व्हेनेवर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट torch.cuda.is अवेलेबल, अगर आपको कोई भी डिवाइस गेट करना तो हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है cuda.get device name। अब इस चीज का आपने ख्याल रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी मैंने जीरो प्रोवाइड किया, व्हाट डज दिस जीरो मीन्स? जीरो का मतलब होता है फर्स्ट जीपीयू, ठीक है, 1 2 के सेकंड जीपीयू अगर अवेलेबल होगा तो नॉर्मल। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू नो कि अगर मेरे पास कोई जीपीयू अवेलेबल नहीं है तो ये जीरो पे क्या आएगा? जीरो पे कुछ भी नहीं आएगा। जो अगर आप सीपीयू सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो आता है -1 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे -1 प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रीरन दिस ताकि इजीली हमें देख सके। नहीं, अभी तो कोलैब पे काम करो तो कोलैब करेगा ना, सिस्टम में काम करो सिस्टम में करेगा। कहाँ चेंज किया?
वो तो आपने चेंज नहीं किया, आपने जीपीयू भी एक्सेस किया है। भाई मैं जीपीयू भी चला रहा हूँ, सीपीयू तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ था। क्या आ रहा है? मैं देखता हूँ मेरे पास तो आ रहा है टेस्ट 34। लेट्स सी, एक दफा इसको रन करने दें तो इसका आवाज चल जाएगा। सिस्टम में भी 0 ही लिखना पड़ेगा और सिस्टम में चलाना पड़ेगा। अभी तुम क्लाउड पे चला रहे हो, ठीक है? नाउ सी दिस, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू एक्सेस और आई नीड टू गेट द नेम ऑफ माई सीपीयू नॉट जीपीयू, तो मुझे यहां पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? -1। दिस विल बेसिकली प्रोवाइड के बेटर हमारे पास कोई यू कैन से जीपीयू अवेलेबल है या नहीं है। डिवाइस आईडी क्या कह रही है हमारे पास? सॉरी, अभी देखो मेरे पास तीसरा T4 दिखा रहा है, आपके पास ऐसा T4 क्यों नहीं दिखा रहा? आपने यहां से ऑन किया, वही दफा चेक कर लो इसको। रन टाइम में जाएं, चेंज रन टाइम टाइप से T4 जीपीयू ऑन कर लो एक दफा। अब यहां पर देखें, आ रहा है 0 पे आपके पास टेस्ला T4 आ रहा है। कौन सी बाहर नहीं आ रही तुम्हारे पास? ये वाली ट्रांसफॉर्मर्स वाली, ये वाली क्यों नहीं आ रही भाई? ऐसे कैसे सकता है? 3 डॉट्स होंगे देखो। हाइट भी तो ऑन तो होगा ना। कौन सा है? ये अलग चीज है, ठीक है, आ गया। ओके, नाउ हियर यू कैन, अच्छा एक चीज आपने देखी, हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया था जब मैंने यहाँ पे -1 प्रोवाइड किया। दैट मीन्स CUDA डॉट गेट डिवाइस नेम डज नॉट सपोर्ट -1, लेकिन हमें -1 चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मर्स यूज करोगे तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हमें बताना होता है कि कौन से डिवाइस के साथ हमें काम करना है। उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल बताते हो कि भाई डिवाइस में आपने बता दिया भाई मेरा डिवाइस है टेस्ला T4 फॉर एग्जांपल आपके पास है, अगर आपको सीपीयू यूज करना है उस वक्त आपको बताना पड़ेगा -1। तो ये चीज हम यहां से तो गेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर मैं यहाँ -1 लगा रहा हूं तो मेरे पास तो ये एरर दे रहा है कि इस तरह की कोई हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है। देन व्हाट शुड आई डू? वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी, मैंने क्या किया, मैंने कहा डिवाइस इक्वल्स टू 0 इफ tosh.cuda is available। अगर आपके पास कोई भी जीपीयू अवेलेबल होगा तो वैल्यू आएगी 0, 0 आएगी ना। अवेलेबल होगा तो मैंने यहां वैल्यू स्टोर करवाने की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप इस तरह करो या फिर आप ऐसे कर लो यार। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, जीरो एल्स हमारे पास डिवाइस इक्वल्स टू माइनस का 1। ये एरर क्यों दे रहा है? हो गया। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास CUDA अवेलेबल होगा तो नाउ हियर यू कैन सी इसने हमें डिवाइस के अंदर स्टोर करवा दिया 0। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से हमारा जीपीयू बंद कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे जीपीयू ऑफ कर दिया, हाँ, अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने जीपीयू बंद कर देना है और ये मेरे ख्याल से अभी तक बंद हुआ नहीं, तो चल रहा है, नहीं बना रहा है। हाँ, दोबारा चलाना पड़ेगा, यहाँ से चलाते हैं। कर्नल आपका रिस्टार्ट हुआ है।
नाउ हियर यू कैन सी, क्योंकि मैंने जीपीयू ऑफ कर दिया ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने हमें रिटर्न में दे दिया -1, दैट मीन्स वी डज नॉट सपोर्ट एनी जीपीयू हियर। सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस अगेन, तो मैं जरा इसको वापस से T4 की तरफ चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जीपीयू ही चाहिए, तो मैं जरा जीपीयू यूज कर रहा हूँ। वापस से नीचे आते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड इट। नाउ this is our first project, that is basically about sentiment analysis of customer reviews. For example, in market you are basically working with a e-commerce company. For example, आप किसी भी e-commerce company के साथ काम कर रहे हो और वो चाहते हैं कि आप मुझे बताएं या हमें ऐसा सिस्टम बना के दें जो AI खुद ब खुद आइडेंटिफाई करे कि हमारे पास कितने रिव्यूज नेगेटिव आए और कितने रिव्यूज हमारे पास पॉजिटिव आए। तो अगर मुझे रिव्यूज को नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसको हम कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस किस तरीके से काम करता है कि अगर आपकी मॉडल की सेंटीमेंट पॉजिटिव होगी तो रिटर्न में वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर आपके मॉडल की सेंटीमेंट नेगेटिव होगी तो रिटर्न में वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव। नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर लोडिंग एनी काइंड ऑफ मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज पाइपलाइन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आपने करना क्या है, सिंपली लिखना है सेंटीमेंट। फॉर एग्जांपल, ये आपने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना रहे हो फॉर योर सेंटीमेंट एनालिसिस, तो हियर आप देख सकते हो पाइपलाइन। पाइपलाइन में आपने सबसे पहले जरा मैं इसके आपको पैरामीटर शो करवा देता हूं, एक दफा लोड हो जाए। We have different parameters here. सबसे पहला पैरामीटर आप ऊपर देख रहे हो, which is basically the required parameter, that is task. Task का मतलब क्या है कि what task you are going to perform by this transformer. If you are not providing any task here, आप कोई भी मॉडल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। So first of all आपको टास्क बताना पड़ता है कि टास्क कौन सा है। Then we have another parameter, this is basically the model. By default आप कोई भी टास्क उठाओ, by default वो फॉर एग्जांपल कोई ना कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप अभी सेंटीमेंट एनालिसिस करते हो तो इसके अंदर ये बर्ड यूज करेगा, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मैं कोई दूसरा मॉडल यूज करना चाहता हूं, तो आप यहां पर आ जाएं, मॉडल पे जाएं, whatever the model is, आप यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए जितने मॉडल्स थे हमने यहाँ पे देखे थे, ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप ये कोई सा भी मॉडल यूज करना चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज फाइनेंशियल न्यूज सेंटीमेंट एनालिसिस, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप ये यूज करते हो तो ये हमारे पास फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो ये उसके हिसाब से सेंटीमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो डिस्टिल बर्ड यानी थोड़ा सा लाइट वेटेड बर्ड वैल्यू यूज करना चाहते हो मॉडल, तो आपके पास डिस्टिल बर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको टास्क के अंदर सेंटीमेंट एनालिसिस लाजमी लिखना पड़ेगा, तो टास्क लाजमी प्रोवाइड करना है। इवन दो वी हैव जी होन एम, यानी आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, मैनोरामा का नजर आएगा, आपको यहाँ पे सोवा का नजर आएगा, आपको यहाँ पे लामा का, मेटा का भी नजर आना चाहिए। बहुत सारे मॉडल्स आप देख सकते हो, आपके पास 77 डिफरेंट पेजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई सा मॉडल आपने यूज करना है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट मॉडल यूज करेंगे। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग डिवाइस हियर, रिमेंबर इट विल टेक CPU एज अ डिफॉल्ट डिवाइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिवाइस प्रोवाइड नहीं करते तो ये CPU एज अ डिफॉल्ट डिवाइस यूज करेगा। अगर आप डिवाइस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर बता दो अपने डिवाइस का इंडेक्स, जैसे कि आपका 0 है तो 0 पे आपने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन मैंने ऊपर क्योंकि ये बनाया था जो 0 रिटर्न कर रहा था, अगर हमारे पास GPU अवेलेबल है, अगर GPU अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे पास -1 रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए मैंने यही इस्तेमाल करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, अगर CPU होगा खुद ब खुद -1, अगर GPU होगा तो ऑटोमेटिकली 0, ठीक है।
Once you have created this will download the complete model, that is basically sentiment analysis model, default model ये खुद ब खुद डाउनलोड करेगा और लोड कर लेगा। वंस इट, अच्छा ये डिपेंड करता है डाउनलोडिंग में कितना टाइम लगेगा। व्हाई? बिकॉज बेसिकली अगर मॉडल आपका लाइट वेटेड होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास इसने डिफरेंट चीजें डाउनलोड की हैं। जो आपका मॉडल सेफ टेंसर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका साइज कितना है 173 MB पर मतलब सॉरी पर सेकंड की स्पीड आई है। ये हमारे पास एक यू कैन से साइज इसका होना चाहिए अराउंड, मेरे ख्याल से ये होगा 3.5 MB का तकरीबन ये बेसिकली वैल्यू है। डाउनलोड कर लिया इसने इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स, इसने पूरे का पूरा मॉडल डाउनलोड कर लिया है। व्हाटएवर द कंपोनेंट जो उसको चाहिए थे इसने उसको डाउनलोड करने के बाद अब आप देख सकते हो आप इसको यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस का जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर बनाया है और इसके अंदर हमने रिव्यूज प्रोवाइड कर दिए। अच्छा एक चीज याद रखें, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल रिव्यूज हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाटएवर कितने भी रिव्यूज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन if you need to utilize all the reviews at once, multiple reviews को आपने यहाँ पे चेक करना है, कोशिश करें जीपीयू के साथ काम करें। जीपीयू इन्फ्रेंस बेसिकली आपके पास बहुत लोएस्ट इन्फ्रेंस देता है, यानी बहुत कम टाइम लेगा। सीपीयू के साथ काम करो, जितनी ज्यादा वैल्यूज आपके पास बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा आपके पास टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं, इसमें तो तीन ही है, तीन है। आप देखो आपको इसने रिजल्ट में क्या दिया है। नाउ हियर यू कैन सी, सबसे पहला रिव्यू क्या था आपका, दिस प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग। तो आपका लेबल क्या आ रहा है और उसका एक्यूरेसी स्कोर कितना है 99.9, यानी 100% हो गया तकरीबन। इसी तरीके से वी हैव वर्स्ट कस्टमर सर्विस एवर। अब ये आपके हिसाब से नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। हियर यू कैन सी लेवल आपके पास कितना आ रहा है, एक्यूरेसी आपके पास अगेन तकरीबन 100% एक्यूरेसी आपके पास ही दे रहा है। इसकी भी 100 है, नहीं ये नेगेटिव लेवल का बता रहा है स्कोर। देखो दो है ना लेवल हमारे पास, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की एक्यूरेसी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो दोनों की आएगी ना। जिसके अंदर ये प्री ट्रेन है, ठीक है, ये डिफरेंट यू कैन से डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है। अगर आप अपना बना रहे हो वो फिटनेस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए हमने इनकोडिंग्स, हमने डीकोडर्स, हमने बेसिकली फीड फॉरवर्ड यूज किया हुआ है, डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की हुई, इसकी वजह से ओवर फिटनेस कम हो जाती है। उसको कल एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ इसी पे करो, वो कल का टॉपिक है पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर्स के साथ काम करेंगे तो उस पर काम, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमाज के टाइम हो गया, नमाज पढ़ कर आए तो फिर मैं आपको कुछ और मॉडल्स भी दिखाता हूं, जैसे कि आपके पास टॉक्सिक कमेंट डिटेक्शन भी है, वी हैव टेक्स्ट समराइजेशन, वी हैव बैच। अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपको इन्फ्रेंस वगैरह इसको समझाना है मुझे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर यू कैन से मैंने एक और मॉडल बनाया था जो बेसिकली काम कर रहा है टेक्स्ट यानी टू इमेज कन्वर्जन, तो इसको भी हम देखते हैं। नमाज के टाइम हो गया, नमाज पढ़ कर आ जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी परफॉर्म करने हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लो आप लोग थोड़ा सा। ओके नाउ नेक्स्ट यू कैन सी कि हमने एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है व्हिच इज बेसिकली कंप्लीटली बेस्ड ऑन टॉक्सिक कमेंट डिटेक्शन। दिस इज बेसिकली अ मॉडल व्हिच बेसिकली डिटेक्ट्स द टॉक्सिक कमेंट्स। अब ये टॉक्सिक कमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अब्यूसेस, जी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर आप देखते हो, अगर आपने अब्यूज किया है इंस्टाग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली आपका वो जितना भी कमेंट है वो हाइड हो जाता है या फिर वो डिलीट हो जाता है, या फिर आपके पास कोई ना कोई यू कैन से रिपोर्ट आ जाती है कि आप जो है ना गलत तरीके से बात कर रहे हो या फिर गलत कमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हो। So for that we have already pre-trained models. For example here you can see हम यहाँ पर text classification अप्लाई करेंगे टास्क। अच्छा एक चीज याद रखिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का नाम मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, टास्क हमारा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्यों है, क्योंकि अगेन व्हाट वी आर बेसिकली गेटिंग हियर टॉक्सिक कमेंट्स का मतलब क्या होता है, आप इमेज को
आप उस टेक्स्ट को क्लासीफाई कर रहे हो कि वेदर दिस टेक्स्ट इज टॉक्सिक और नॉट। अगर कोई अब्यूज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप यूज करते हो तो ये आपको ये मॉडल उस चीज को एज अ टॉक्सिक कमेंट डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर हमारे पास टॉक्सिक कमेंट के लिए बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। हमने यहाँ पर एक यूज किया जिसका नाम है यूनिटरी टॉक्सिक बर्ड। अब ये टॉक्सिक बर्ड यानी बर्ड मॉडल के ऊपर बेसिकली ट्रेंड हुआ है, ठीक है, जहां पर आपके पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बर्ड जो इसके अंदर आपके पास 3 बिलियन वर्ड्स हैं, इसके ऊपर बेसिकली ट्रेन हुआ है बर्ड। उसी में से अब हम निकाल रहे हैं टॉक्सिक कमेंट्स, तो उन टॉक्सिक कमेंट्स को ही ये बेसिकली क्लासिफाई कर रहा है। मैं जरा ये मॉडल आप लोगों को शो करवा देता हूँ। हियर यू कैन सी हमारे पास यूनिटरी स्लैश टॉक्सिक बर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। This is a model that we are basically using here, this trained model and code to predict toxic comments on Jigsaw challenge. For example, toxic comment classification, unintended bias in toxic comments, multilingual toxic comment classification. That means not only in English but multiple languages के ऊपर ये toxic comments को identify कर रहा होता है। ठीक, उर्दू में भी शायद कर देगा, लेकिन मेरे ख्याल से उर्दू नहीं होगा इसके अंदर। Here you can see we have a complete classification और जो आपको यहाँ पे टेबल पे नजर आ जाएगा इसकी पूरी की पूरी description. You can read this complete description. Here you can see हमारे पास यहाँ पर evaluation के अंदर मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। For each ID in the test set, you must predict the probability of toxic variable. The file should contain a header and have a following format. तो ये हमारे पास complete पूरी की पूरी description about the you can say unitary toxic comment के बारे में है। तो ये पूरी की पूरी description आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। While working with Hugging Face, we have more other you can say models जो हम use कर सकते हैं for text classification. अगर आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है तो आप टास्क के अंदर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जरा देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कहीं पर नजर आ रहा है तो आपको मिल जाएगा। लेट्स सी कहाँ गया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फाइंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये रहा आपके पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और ये आपको एनएलपी के अंदर आता है। तो अभी हमारे पास यूनिटरी, इसको मिटा देता हूँ। Now here you can see these all are text classification models जो आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट मॉडल्स हैं, अलग अलग चीजों के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है इमोशन और इन इंग्लिश। अगर आप इमोशन इन इंग्लिश देखना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। ट्विटर के बारे में भी हमारे पास यहाँ पे सेंटिमेंट लिस्टेड लेटेस्ट यू कैन से मॉडल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें टॉक्सिक कमेंट देखने तो मैं जरा यहाँ पे टॉक्सिक। Now here you can see here we have different models जो toxics के लिए toxicity के लिए अप्लाई किए जाते हैं कि जितने भी आपके पास टॉक्सिक वर्ड होंगे उनको क्लासिफाई करने के लिए ये सारे मॉडल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है यूनिटरी टॉक्सिक वर्ड्स, ठीक है। डिवाइस के अंदर हम डायरेक्टली अगेन अप्लाई कर रहे हैं डिवाइस, क्यों? क्योंकि अगर जीपीयू अवेलेबल होगा तो जीपीयू के साथ काम करेंगे, अगर जीपीयू अवेलेबल नहीं होगा तो सीपीयू के साथ काम करेंगे, ठीक है। डिवाइस में अगर आपको सीपीयू यूज करना है तो आप डिवाइस में -1 डायरेक्टली अप्लाई कर दो तो ये सीपीयू की तरफ चला जाएगा। अगर आप जीपीयू यूज करना चाहते हो तो अगेन यू नीड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ जीपीयू। इफ द जीपीयू इंफरेंस इज अवेलेबल तो आप यहाँ पर 0 प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड करोगे। तो इसलिए हमने यहाँ को वापस से वही हमारा डिवाइस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। These are some comments here. As you can see, number 1 comment is you are stupid, so stupid. That means it is a toxic comment क्योंकि हम उसको जरा सा harshly बात कर रहे हैं उससे। I really appreciate your help. There is no toxicity available in this comment, ठीक है। This is the worst thing ever. अच्छा, ये नेगेटिव कमेंट तो है लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है। नहीं, पोस्ट के ऊपर भले क्यों डिपेंड करेगा। देखो अब यहां पर बात क्या कर रहा है, दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर। नेगेटिव तो है ये कमेंट लेकिन टॉक्सिक नहीं है, मतलब हार्श वर्ड्स यूज नहीं किए गए। यहां पर आप देख सकते हो स्टूपिड। ये स्टूपिड आपके पास एक ऐसा वर्ड है जो एक हार्शली यूज किया जाता है किसी भी जगह पर अगर आप बंदा यूज कर रहा है।
तो ये जो हार्श वर्ड्स होते हैं इन चीजों को ये आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर अब्यूसेस, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो मैं अब्यूसेस को यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो कहने का मतलब अगर आप इसमें जो भी वर्ड्स होंगे, अगर उस कमेंट में कोई टॉक्सिक वर्ड होगा तो ये उसको एज अ टॉक्सिक आइडेंटिफाई कर रहा होगा। सिंपली हमने इसको डाउनलोड कर लिया, यानी लोड कर लिया। लोड करने के बाद हमने इसको चेक करना है, तो सिंपली हमने इसको हमारे सारे के सारे कमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी हमारे पास ये आउटपुट में क्या आता है। Here you can see हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, लेबल। क्योंकि आप सिर्फ टॉक्सिक चेक कर रहे हो तो लेबल आपके पास एक ही होगा, इसमें ऐसा कोई मल्टीपल लेबल्स नहीं है। या तो वो टॉक्सिक है या तो वो टॉक्सिक नहीं होगा, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल हमारे पास टॉक्सिक है, इसका स्कोर कितना है 0.98। दैट मीन्स 98% एक्यूरेट कह रहा है ये कि भाई ये टॉक्सिक कमेंट अवेलेबल ये है, इसके अंदर टॉक्सिक वर्ड्स अवेलेबल हैं। दूसरा हमारे पास एक और था जिसमें आप देख सकते हो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। हियर यू कैन सी कि आपका लेबल टॉक्सिक, यहाँ पे उसका एक्यूरेसी स्कोर कितना आ रहा है 0.0005। 50% का है भाई, ये तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर फिर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर स्कोर इसका 0.5 से अबव आ रहा है या 0.6 या 0.7 से अबव आ रहा है तो आप चाहते हो कि उस बंदे के पास कोई ना कोई रिपोर्ट चली जाए। अगर आप देखते हो इस तरीके की कोई भी वैल्यू अप्लाई करते हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर बात कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और आपने कोई टॉक्सिक कमेंट किया है, अगर वो नॉर्मल होगा, वर्स्ट कमेंट भले हो, तो आपके पास कुछ भी नहीं आता, कोई रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स आपने यूज किए तब जाके आपके पास रिपोर्ट आती है। हार्श वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बहुत हार्श वर्ड्स होंगे तो उसके बाद आपके पास रिपोर्ट आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि अगर आपका स्कोर 0. मतलब 90 80% 70% से अबव आपके पास एक्यूरेसी आ रही है तो उसका मतलब ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक वर्ड है, तो इसको कोई ना कोई रिपोर्ट भेजो या तो फिर वो कमेंट ही डिलीट कर दो। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है टू इंक्लूड दीज ऑपरेशंस कि भाई एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे कि हमारे पास अगर कोई टॉक्सिक कमेंट आ रहा है तो उस कमेंट को डिलीट कर दे, तो आप बेसिकली इसी तरीके से अप्लाई करते हो टू फाइंड आउट द टॉक्सिक कमेंट्स है। ठीक है, आई होप समझ आ गया। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहीं पर आपके पास एक और जो यू कैन से कमेंट इसका नाम, जिसमें क्या है, दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर। अगेन आई सेड दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। यहाँ पर नेगेटिविटी नजर आ रही है बट टॉक्सिसिटी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वर्ड्स इसमें इतने ज्यादा हार्श अप्लाई नहीं की गए। तो देख सकते हो इसकी एक्यूरेसी भी आपके पास ये अराउंड 47% आ रही है। तो जितना ज्यादा हार्श वर्ड होगा तो उसके हिसाब से ये आपको, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन है वर्ड के ऊपर, तो उसके हिसाब से वैल्यू बताएगा। इसमें कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एक और प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ, दैट इज बेसिकली टेक्स्ट समराइजेशन। दिस बेसिकली दिस यू कैन से मॉडल इज बेसिकली यूज्ड टू समराइज द टेक्स्ट। क्या करना? तो वो आपने यही रखना है ना। वो तो देखो डिलीट किधर से होगा, डेटाबेस से डिलीट होगा ना, तो वो तो एआई नहीं कर सकता। आपने यहाँ से उसको कमेंट प्रोवाइड किया, अगर ये कमेंट की जो टॉक्सिसिटी है वो उसका जो एक्यूरेसी स्कोर है वो आपका 60% 70% से अबव आ रहा है तो भाई आप डिलीट कर दो, रिमूव इट। कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, लेकिन फाइंड आउट करके वो खुद से दे रहा है। और इन जस्ट मिनट्स, इन मिनट्स की बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, इन जस्ट माइक्रो सेकेंड्स आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हम जीपीयू के साथ काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप सीपीयू के साथ काम करते तो वो भी माइक्रो सेकेंड्स में आता, लेकिन जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे इट विल टेक टाइम। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी another you can say project is that is text summarization. Now this model is basically used to summarize the text. अब ये summarization कहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है? For example email, notes, emails, ठीक है, पीडीएफ्स समराइज करने के लिए टेक्स्ट। अगर आप वीडियो कॉल पे करना चाहते हो तो पहले आपको वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट को समराइज करना पड़ेगा। These summarization process are basically used when where we are basically saying कि हमें पूरी की पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं है, हम नहीं चाहते कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट हम पढ़ें। अगर आपके पास यू कैन से डिफरेंट कोई तकरीबन 5000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अभी 5000 वर्ड्स पढ़ेगा कौन? हाँ ऐसे होगा। ठीक है,
तो कहने का मकसद, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इस डॉक्यूमेंट को हमने रीड तो कर नहीं सकते हम, अगर नहीं करना चाह रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर most of the companies are using these models to summarize the CVs of their employees. आपके पास जो सीवी आती है, आप पूरी सीवी मुझे कौन पढ़े इसको बैठ के? एग्जैक्टली जब सीवी आप उसको प्रोवाइड करते हो इस तरह के मॉडल को, सीवी क्या करेगा, इसको पूरा का पूरे को पहले रीड करेगा, उसके बाद इसको समराइज करके इन जस्ट 5 लाइंस 4 लाइंस व्हाटएवर लाइंस यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग, उतने वर्ड्स का आपको एक समराइज टेक्स्ट बना के रिस्पॉन्स कर देगा. अगेन दिस कम्स इन द टास्क ऑफ समराइजेशन. अगर आप डायरेक्ट समराइजेशन यूज करते हो तो ये जीपीटी का मॉडल यूज करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है. लेकिन अगर आप डिफरेंट मॉडल्स यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स यूज कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने एक मॉडल यूज किया हुआ है जिसका नाम है, फेसबुक वालों का मॉडल है, व्हिच इज बर्ड लार्ज CNN. This model you can find from Hugging Face library. तो आप यहाँ पर सर्च करें तो आपके पास ये मॉडल इधर नजर आ जाएगा. मैं जरा इसको हटा देता हूँ. Here you can see. This is the model that basically uses. अच्छा एक चीज याद रखें, ये आपके पास क्या है, फाइन ट्यून्ड ऑन CNN डेली मेल. CNN यहाँ पर क्या है, कॉन्वोल्यूशन लेयर और न्यूरल नेटवर्क का टेक्स्ट के साथ क्या काम, CNN चैनल का नाम है. CNN चैनल का नाम है, ये उसका डेली मेल्स के ऊपर ट्रेन हुआ है, ठीक है. नाउ फाइन ट्यून्ड है. Bird model treated English language and fine-tuned on CNN Daily Mail. It was introduced by the paper, which is basically here you can see हमारे पास complete paper भी available है. This is the research paper of your Bird large CNN model, जो basically summarization के लिए यूज किया जा रहा है. ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर आपके पास अवेलेबल है. अगर आप कोई भी इसको पढ़ना चाहता है और इसको एडवांस बनाना चाहता है या इसके अंदर चीजें ऐड करना चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो. इफ यू आर बेसिकली मेकिंग दिस मोर एक्यूरेट, तो दैट मीन्स अब ये रिसर्च आपके नाम से पब्लिश की जा सकती है. तो अगर आप लोग रिसर्च की तरफ इंटरेस्टेड हो तो कोशिश किया करो, इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स उठाओ, उसको और बेहतर करने की कोशिश करें. वंस इट इज मेड, यू कैन से आपने उसको बेहतर परफॉर्म करवा दिया, दैट मीन्स दैट मॉडल विल बी नाउ लॉन्च बाय योर नेम. आपके नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है. हाँ, हगिंग पेज पे आप अपलोड कर सकते हो. मैंने क्या कहा था, जिस तरह गिटहब के ऊपर आप रिपोजिटरीज बनाते हो, यहाँ पर भी आप रिपोजिटरीज बना सकते हो हगिंग पेज के ऊपर भी. देखो वो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम एक पब्लिश करने के लिए मॉडल बना रहे हो तो उसको फुली एक्यूरेट बनाना पड़ता है, ठीक है. इस पे कोई भी सवाल है तो आप मुझसे स्टिल पूछ सकते हैं. मैं जरा इसको आगे चलते हैं. For text summarization, again we have downloaded our model by using pipeline. Once it is downloaded, you just need to provide the complete text that you can see here. This is a text which says artificial intelligence transforming business across industries. Companies are adopting AI to automate workflow, improve customer experience and reduce operational cost. However, successful AI adoption, कौन पढ़ेगा इतने बड़े टेक्स्ट को? अगर आप इसको समराइज करना चाहते हो, यू जस्ट नीड टू यूज द समराइजिंग ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे पाइपलाइन से डाउनलोड किया है, इसको आपने यूज करना है. अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आपने टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जिसको आप समराइज करना है. फिर मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, डू सैंपल्स. अगर आपको मल्टीपल सैंपल्स भी जनरेट करवाने हैं तो आप इसमें से जनरेट करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मल्टीपल सैंपल्स जनरेट कराना है, मैंने इसको कर दिया 2, अब मुझे ये 2 सैंपल्स दे देगा, 3 सैंपल्स प्रोवाइड कर देगा. भाई एक सैंपल ये है, दूसरा सैंपल ये है, तीसरा सैंपल ये है, जो पसंद आ रहा है उठाओ. जीपीटी के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, आप उसको कोई भी समराइजेशन के लिए टास्क देते हो, वो क्या करता है, मल्टीपल सैंपल्स बना के आपको देता है. व्हाटएवर द सैंपल यू नीड टू यूज, आप यूज कर सकते हो. तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हो. फिलहाल मैंने पॉज कर दिया था, तो क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इस वजह से मैंने इसको पॉज कर दिया ताकि एक ही हमारे पास समराइजेशन टास्क आ जाए.
नाउ हियर यू कैन सी इसने इसको समराइज कर दिया है. कंपनीज आर अडॉप्टिंग एआई एंड ऑटोमेट workflow, improve customer experiences and reduce operational costs. Successful AI adoption requires strategic planning, skilled workforce and ethical consideration. This is the complete summarized text. You can see. यहाँ चाहिए. ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Now the most important topic, that is why GPU inference is needed. Remember one thing, क्या CPU के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं हो सकता? यस, CPU पे भी अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन GPU inference क्यों यूज की जाती है? GPU inference is most efficient when processing multiple inputs together. जब आप मल्टीपल इनपुट्स को एक साथ काम, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर एट द टाइम ऑफ टॉक्सिसिटी हमने मल्टीपल कमेंट्स प्रोवाइड किए, एट द टाइम ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस हमने यहाँ पर मल्टीपल यू कैन से सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हैं. अगर सिंगल सेंटेंस आता है तो सीपीयू बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको जीपीयू पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती. जब आप मल्टीपल इनपुट पे काम कर रहे थे तो फिर उस वक्त हम नॉर्मली जीपीयू इन्फरेंस को ज्यादा प्रिफर कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि जीपीयू वहां पर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा होता है और मल्टीपल कमेंट्स पैरेलली यू कैन से सेंटिमेंट एनालिसिस यानी मॉडल्स के साथ डिप्लॉय कर रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we have different reviews. For example, this is excellent product, very poor quality, worth the price, terrible experience and love it. Now these are basically multiple reviews. If you need to basically see कि आपके पास जो रिव्यूज आ रहे हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने इसको बता दिए भाई ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर नेगेटिव है, whatever it is, and here you can see the scores are available. Now let's compare both. For example, I have a text here. मैं इसी टेक्स्ट को यूज करना चाह रहा हूं एज दी सेंटिमेंट एनालिसिस, लेकिन विथ डिवाइस -1. इसका मतलब सीपीयू के साथ. लेट्स कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स प्रेडिक्टिंग. और यहां पर हमें देखना है कि भाई हमारे पास यहां पे हमने जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां हमने प्रेडिक्ट किया और यहां पर हमने दोबारा से स्टॉप कर दिया. तो लेट्स सी कि दोनों के दरमियान हमारे पास सीपीयू टाइम क्या आ रहा होता है. तो क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट का टाइम माइनस कर दिया है. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट अभी हुआ 5 सेकंड बाद वो स्टॉप हो गया, अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास इजीली 5 सेकंड्स आ जाएंगे. भाई 5 सेकंड लगे मुझे फॉर एग्जांपल. यही सेम चीज जब हमने परफॉर्म की, नाउ हियर यू कैन सी व्हेनेवर आई वाज वर्किंग विद सीपीयू इट टेक्स 0.17 सेकंड्स. क्यों? क्योंकि आपका टेक्स्ट बहुत छोटा था. अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा होता आई थिंक इट विल टेक टाइम. ठीक है, लेकिन अगेन स्टिल यू कैन ऑब्जर्व कि अगर आप सीपीयू के साथ काम कर रहे हो, आपका सीपीयू इन्फेरेंस 0.17 सेकंड्स आ रहा है. अगर आप यूज कर रहे हो जीपीयू तो नाउ हियर यू कैन सी 0.005. This is the difference while working with GPUs and this is the difference while working with CPU. अगर आप CPU के साथ काम करोगे, अच्छा एक और चीज डिपेंड करती है. CPU यहाँ पर ये सिंगल इनपुट आ रहा है, सिंगली काम कर रहा है. मल्टीपल इनपुट्स आएंगे, आपके पास वैल्यूज और चेंज हो सकती है. एग्जैक्टली टाइम बढ़ता जाएगा. जैसे कि यहाँ पर हमने सिंपली एक सिंगल सेंटेंस प्रोवाइड किया हुआ. अच्छा अगेन यू कैन सी आई लव यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स इन प्रोडक्शन सिस्टम. बनाओ हियर यू कैन सी इसका हमारे पास कंप्लीट यू कैन से सेंटिमेंट एनालिसिस किया तो सीपीयू टाइम आपके पास क्या आ गया और जीपीयू टाइम आपके पास क्या आ गया. आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मॉडल एक ही चल रहा है. मॉडल है, देखो डिफरेंस तो आप बार बार करते रहो. यहाँ पर तो सेंटिमेंट एनालिसिस आ रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव. अगर आप टेक्स्ट जनरेशन के टास्क के हिसाब से कोई मॉडल यूज करते हो वहां डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो सीपीयू और जीपीयू पर डिपेंड नहीं करता. वो मॉडल के ऊपर है, वो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है. नहीं डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है. हर दफा जरूरी नहीं है कर रहा होगा. अगर बहुत छोटा सेंटेंस है तो वो उसको इतना ज्यादा बार बार चेंज नहीं करेगा, तकरीबन सेम. जीपीटी को भी आप दोगे ना, बहुत छोटा सेंटेंस होगा, तकरीबन हर दफा वो आपको सेम ही आंसर दे रही होगी. थोड़ा सा बड़ा होगा तो बेसिकली वो चेंज कर देता है. क्यों? क्योंकि वहां पर फिर हम मल्टीपल यू कैन से वर्ड्स को आपस में सिमिलैरिटी चेक कर रहे होते हैं.
नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को इसको फास्ट एपीआई के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा कि आप फास्ट एपीआई कैसे बना सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड योर एपीआई, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द एपीआई विद योर फ्रंट एंड। बैकएंड पे कुछ भी नहीं चलेगा। देखो एपीआई जनरेट हो गई, फास्ट एपीआई आपकी रनिंग कंडीशन में, ठीक है, चल रही है। एपीआई आपको रन करनी पड़ेंगी सर्वर के ऊपर, ठीक है, वंस वो चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी क्योंकि आप एपीआई बना रहे हो। इट इज रनिंग, आप सिर्फ उस एपीआई को रिक्वेस्ट करते हो, आपको रिस्पॉन्स देगा। रिक्वेस्ट मतलब यहां से डेटा आपने एपीआई को दिया, एपीआई ने वहां से डेटा उठा के आपको रिस्पॉन्स कर दिया, दैट्स इट। फ्रंट एंड पे आप उसको फिर डिप्लॉय कर दोगे क्योंकि बैक एंड से ही एपीआई कनेक्टिविटी होती है, फ्रंट एंड पे एपीआई कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। आप अगर फ्रंट एंड पे होती भी है तो वो इतना सिक्योर नहीं होती, तो कोशिश यही होती है हमारी कि हम बैक एंड के ऊपर करें। हाँ ठीक है, इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टास्क प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। मैं आपको असाइनमेंट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे कल लाजमी करके ला के देनी है। बहुत आसान असाइनमेंट है, ये आपको कल ही परफॉर्म करके ला के दिखाना है। ये क्लास असाइनमेंट है, ये सबमिट वाली असाइनमेंट नहीं है, सबमिट वाली मैंने अलग से देनी है आपकी, उसकी डेट मैं आगे कर रहा हूँ। बट अभी इसको आप देखो, सिंपल सा असाइनमेंट है। मैं ये फाइल आपकी अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। ये असाइनमेंट आप लोगों ने कल बना के लाके देनी है, बहुत सिंपल है। रन सेंटीमेंट एनालिसिस ऑन 10 रियल रिव्यूज। 10 रियल रिव्यूज आपने उठाने, कहीं से भी उठाओ, दराज पे चले जाओ, कोई एक प्रोडक्ट उठाओ, उसके सारे रिव्यूज उठा लो, कम से कम 10 उठाने आपने। अब आपने सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए बाय डिफॉल्ट यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो आप सेंटीमेंट एनालिसिस का। यू कैन से टास्क करोगे बाय डिफॉल्ट इसने यूज करना है, बर्ड यूज करना है, आप यूज करो। अगर आप कोई दूसरा मॉडल यूज करना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा मॉडल यूज कर सकते हो फॉर सेंटीमेंट एनालिसिस। वंस यू हैव ट्रेन्ड इट, मतलब आपने प्रेडिक्ट करा, आपने ये चेक करना है, कंपेयर करना है सीपीयू इन्फरेंस एंड जीपीयू इन्फरेंस। कैसे गेट की जाएगी, वही सेम तरीका, टाइम आपने निकालो। First of all, initial time of starting the prediction, ending time of when your prediction has been completed. दोनों को आपने माइनस किया, आपके पास इन्फ्रेंस आ जाएगी। इन दोनों को आपने माइनस किया, आपको इन्फ्रेंस मिल जाएगी। जीपीयू के अंदर भी ऐसा ही है, दोनों को कंपेयर करें कि मल्टीपल के साथ क्या होता है। ये तो सिंपल सिंगल सेंटीमेंट था, एक सिंगल सेंटेंस था, इसका सेंटीमेंट निकाला तो हमारे पास इतना फर्क तो बहुत ज्यादा है अभी भी। लेकिन मल्टीपल रिव्यूज पे आप देखते हैं क्या आता है कि सीपीयू के साथ कैसे काम करता है और जीपीयू के साथ कैसे काम करता है। ये कल करके लाना है, ऐसा नहीं है कल आप करके ना लो, अभी जाओ, जाके आप 10 मिनट लगेंगे आपको घर पे ये काम करने में, उतना टाइम नहीं लगेगा। मैं फाइल आपको अभी गिटहब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह फिर हमने एक और यू कैन से मॉडल देखना है, दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट आवर हगिंग फेस एपीआई टू आवर नोटबुक। फास्ट एपीआई के लिए अपना सर्वर बना, पर इतना हैवी नहीं होता, आप गिटहब पे भी कर दोगे उसको, मैं करके दिखाता हूँ। आज के लिए इतना काफी है।